सभी को नमस्कार। आइए आज हम मिलकर पढ़ेंगे आओ मिलकर बचाएं। यह एक कविता है जिसे निर्मला पुतुल ने लिखा है और यह 11वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 का अंतिम पाठ है। सबसे पहले हम निर्मला पुतुल का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनकी कुछ पंक्तियों के बारे में जानते हैं। उन्होंने लिखा है, नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। ये उनका संग्रह है। उनकी 3 पंक्तियां हैं। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। निर्मला पुतुल, उनका जन्म सन 1972 दुमका झारखंड में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक थे के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। नर्स बनने पर आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाज की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में निर्मला पुतुल जी दुमका की ग्राम प्रधान भी हैं, क्योंकि अभी जब मेरा जो इन सर्विस कोर्स हुआ था उसमें निर्मला पुतुल जी से ऑनलाइन बात हुई थी हम लोगों की, और उसमें उन्होंने अपने बारे में और अपनी रचनाओं के बारे में बताया और उसी दरमियान उन्होंने यह चर्चा भी की थी कि वो अपनी ग्राम सभा की प्रधान हैं और वो ग्राम सभा की समस्याओं को सुलझाती हैं। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं। यहाँ एक शब्द आया है दिक्कुओं, जो बंगाली भाषा का शब्द है, जो दिक्क शब्द से आया है। दिक्क का अर्थ होता है दुख, और दिक्कुओं अर्थात जो दुख देने वाला होता है। दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियाँ हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। वे अपनी चर्चा में निर्मला पुतुल जी ये भी बताती हैं कि वहाँ पर चिरौंजी की खेती होती है। पहाड़ों से आदिवासी लोग चिरौंजी ले आते हैं जिसे व्यवसायी लोग औने पौने दामों में खरीद कर बड़े महंगे दामों में बेचते हैं, लेकिन आदिवासी जो पहाड़ों से एक एक करके चिरौंजियाँ इकट्ठी करता है उनका सही मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा में से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। आइए कविता के बारे में देखते हैं। शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। देखिए, इसका जब हम व्याख्या करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं
निर्मला पुतुल जो संथाली समाज में रहती हैं वो बस्तियों में रहती हैं। चूँकि ये अनुसूचित जनजातियों में संथाल लोग आते हैं तो वो बस्तियों में रहते हैं। और कवयित्री कहती हैं कि उनकी बस्तियां शहरी वातावरण की उच्च श्रृंखला के कारण, जो शहरी वातावरण उनकी बस्तियों में समा गया है, शहरों का अंधानुकरण हो रहा है, उसके कारण शहर की आबो हवा उन पे लग गई है और वो भी अपनी अर्धनग्नता को दर्शा रहे हैं। या हम इस तरह कह सकते हैं कि शर्म हया की तिलांजलि देकर नंगे होते जा रहे हैं। इससे उन्हें अपनी बस्तियों को बचाना है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। हंडिया मिट्टी का वह बर्तन जिसमें शराब रखी जाती है, और ये जो है शराब एक विशेष प्रकार का जो है पेय है जिसको वो अपने जो है संथाली समाज के देवता को चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद वो बाकी लोगों को बांट देते हैं। और ये जो पेय बनता है शराब का पेय, ये जो है चावल या जो है जौ या मकई के से बनने वाला जो है एक प्रकार का शराब है, आदिवासियों के द्वारा बनाया जाता है। और निर्मला पुतुल ने जो है यह भी बताया था कि ये जौ या चावल से, मुख्यतः चावल से ही बनता है। चावल से बनने वाला जो है शराब है जो हंडिया में परोसा जाता है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। इन पंक्तियों में कवयित्री ने लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहने का आग्रह किया है। साथ ही अपने परिवेश को शहर की संस्कृति के प्रभाव से बचाए रखने का भी आग्रह किया है। वे कहती हैं कि झारखंड के लोग के चेहरे पर शहरी संस्कृति के प्रभाव न हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग उनके चेहरे पर हो। आशय यह है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बना रहे, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट न हो, अर्थात उनकी भाषा में किसी भी प्रकार की शहरी बनावटीपन न आए, वे अपनी बोली में ही बोलें। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है, उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है। कवयित्री चाहती है कि यहाँ के लोगों में जीवन का उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से सरसता और मधुरता आ जाए, उनके दिलों में बालकों जैसी वृत्ति आए। या कहने का अभिप्राय इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की अपेक्षा वहाँ पहले जैसा भोलापन आए। जैसे बालक भोले होते हैं वैसा ही भोलापन आए, चालाकी और समझदारी का गुण उनसे दूर ही रहे, भोलापन ज़्यादा रहे। उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहने जैसे सभी गुण वापस लौट आए। ऐसे में ही वह अपने चरित्र को बनाए रखने में सक्षम हो सकेंगे। देखिए, इसकी व्याख्या के साथ साथ एक चीज़ और आवश्यक है कि हम इसका साथ साथ सौंदर्य भी देख लें। काव्य सौंदर्य क्या है? तो अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। जब हम इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस काव्यांश में अपनी धरती, अपनी माटी, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के बचाने की तड़प व ललक है। नंगी होना त्रिआयामी अर्थ को व्यक्त करता है, जैसे कम कपड़े पहनना, मर्यादा को तोड़ना या निर्लज्ज होना, धरती का पेड़ पौधों से विहीन होना। यह भी जो है इसके अर्थ में आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि साना साना हाथ जोड़ में नंगे नंगे पहाड़, नंगे पहाड़ों के बारे में आपने, या स्पीति में बारिश में मैंने आपको नंगे पहाड़ों का जिक्र किया था। तो वैसे ही धरती को नंगे होने का मतलब पेड़ पौधों से विहीन होना। शहरी आबोहवा, शहरी अपसंस्कृति और
कृत्रिम चकाचौंध का प्रतीक है। हंडिया शब्द सर्वनाश का प्रतीक है। देसी शराब के सेवन से लोगों का तन और मन, शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश हो रहा है। लोक प्रचलित हिंदी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त होने पर भी भाषा प्रवाहमय है। इसमें सरस और सहज भाषा के शब्दों का प्रयोग दर्शनीय है। दूसरा काव्यांश देखिए, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। इसका काव्यगत सौंदर्य यदि हम बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस काव्यांश में शहरी जीवन की जड़ता और ठहराव की जगह उमंग, उत्साह और उल्लास भरे जीवन की वकालत की गई है। कवयित्री का नव संस्कृति से हटकर स्वसंस्कृति प्रेम प्रकट हुआ है। उसे अपने संथाली लोक स्वभाव पर स्वाभाविक गर्व है। भाषा अत्यंत सरल है। यह जनजन की भाषा है। इसमें कृत्रिमता की जगह निर्झर जैसी सहजता है। भाषा का प्रवाह मुग्धकारी है। ठंडी होती दिनचर्या उमंग उल्लास से शून्य ठहरे हुए जीवन का प्रतीक है। माटी का रंग सांस्कृतिक विशेषता का परिचायक है। मन का हरापन लाक्षणिक प्रयोग है। इसमें भाषा की मधुरता, सरलता और उमंग उल्लास की अभिव्यक्त हुई है। यह काव्यांश न तो गेय है न तुकांत है। इसमें सिर्फ अर्थ की लय है, अर्थात अर्थ के अनुसार गति और यति का बंधन है। चलिए हम अगले काव्यांश की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए कहा गया है, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। कवित्री कहती है कि संथाली समाज को संघर्ष करने की अपनी प्रवृत्ति, परिश्रम करने की अपनी आदत, अपने पारंपरिक हथियार धनुष व उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार आदि को बचाना चाहिए, क्योंकि यह सभी प्रवृत्तियां ही उनके समाज की पहचान हैं। यह इस समाज से कहती हैं वह इस समाज से कहती हैं कि हमें अपने जंगलों को कटने से बचाना चाहिए ताकि ताज़ी हवा हमें मिलती रहे। नदियों को दूषित न करके उनकी स्वच्छता को बनाए रखें। पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को बचाना है। ये सभी हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। हमें अपनी जीवन शैली को छोड़कर शहरी जीवन शैली को नहीं अपनाना चाहिए। निर्मला पुतुल यह भी चाहती हैं कि यहाँ का वातावरण अपने इसी रूप में विद्यमान रहे तथा यह समाज शहरी जीवन और परिवेश से प्रभावित न हो। काव्यगत सौंदर्य, कवयित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती हैं। धनुष बाण, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार और भीतर की आग तीनों संथाल वासियों की स्वाभाविक स्फूर्ति, तेजस्विता और प्रचंडता संथाल परगना की पहचान है। इसके माध्यम से लोक जीवन को लौटाने की गुहार लगाई गई है। भीतर की आग वस्तुतः मन की तीव्र इच्छा और उमंग का द्योतक है। कवित्री पर्यावरण की स्वच्छता और निर्दोषता के प्रति सचेत है। भाषा आडंबरहीन है। तुकांतता, छंदबद्धता, अलंकारों की भरमार से रहित है तथा इसमें अभिव्यक्ति की सादगी और अर्थ की गहराई है। छोटे छोटे वाक्यांश वास्तव में पूरे वाक्य और प्राकृतिक बिंब को अपने में समेटे हुए हैं। आगे देखते हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। इस समाज की संस्कृति व परिवेश के स्वरूप में अंतर आ चुका है। आबादी व विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए व मौज मस्ती करने के लिए आंगन न हो तो यह अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आबादी पर नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए
अपने गीत होने आवश्यक हैं। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी सी हंसी बचा कर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए रोने के लिए थोड़ा सा एकांत भी आवश्यक है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश की शांति और शांतिपूर्ण वातावरण चाहिए। इन सब की प्राप्ति के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। काव्यगत सौंदर्य इसका है, कवयित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है। वह नृत्य, गान, हंसी, खिलखिलाहट, दुख, खेलकूद, शांति सबको महत्व देती है। उसे दुख और सुख, बच्चे और बूढ़े, मनुष्य और पशु, उमंग और शांति सब अत्यंत प्रिय हैं। इस वर्णन में समग्रता है। भाषा अत्यंत सहज है, न तुकांतता है, न आग्रह है, न छंदबद्धता है, न संगीत है, न लय है, फिर भी इसमें आकर्षण तो जरूर है। कवयित्री ने एक एक वाक्यांश में पूरा बिंब और अर्थ ध्वनित करके प्रभाव उत्पन्न किया है। अभिव्यक्ति प्रवाहमयी है। लोक प्रचलित शब्दों का मुक्त रूप से प्रयोग किया गया है। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला काव्यांश देखिए। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इसमें कवयित्री निर्मला पुतुल कहती हैं कि आज चारों ओर अविश्वास और धोखाधड़ी का माहौल है और इनका बोलबाला है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। अतः ऐसे माहौल में हमें लोगों में थोड़ा सा विश्वास जगाना होगा। अच्छे कार्य संपन्न होने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें और थोड़े से सपने भी बचाने होंगे ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार जीवन शैली निर्मित कर सकें। अंत में कवयित्री लोगों को जागृत करते हुए कहती हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी जीवन मूल्यों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज कृत्रिम जीवन शैली या बनावटी जीवन शैली के इस दौर में भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है, जिसकी रक्षा हम अपनी बहुमूल्य संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए पुनः स्थापित कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं जिसकी रक्षा करके हम अपनी बहुमूल्य संस्कृति व सभ्यता को पुनः स्थापित कर सकते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। कवयित्री यहाँ कहती हैं कि सकारात्मक गुणों को बनाए रखने की जरूरत है और शहरी संस्कृति के प्रभाव से बचने की जरूरत है। अविश्वासपूर्ण वातावरण को वो निर्मूल करना चाहती हैं। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से की आवृत्ति से अभिव्यक्ति मनोरम बन पड़ी है। इससे कथन में लय और प्रवाह का समावेश हो गया है। भाषा में उर्दू उम्मीद शब्द, संस्कृत विश्वास शब्द, तद्भव सपने शब्द का अद्भुत संगम है। काव्यांश में न तो छंदबद्धता है, न तुकांतता है, न संगीत है, न लय है, बल्कि अर्थ का प्रभाव है। कवयित्री की कथन शैली काव्यात्मक है। आइए इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी का रंग का प्रयोग करते हुए कवयित्री का अभिप्राय है कि हम जिस माटी में जन्म लेकर पले और बढ़े हुए हैं, माटी का रंग का प्रयोग करते हुए कवयित्री का अभिप्राय है कि हम जिस माटी में जन्म लेकर पले और बढ़े हुए हैं उस माटी के प्रति हमें प्यार व समर्पण का भाव रखना चाहिए। कवयित्री ने माटी का रंग प्रयोग के पीछे एक अभिप्राय यह भी दिया है कि जो संथाल की भूमि का मूल पहचान रहे हैं उसे वो उजागर भी करना चाहती हैं। यहाँ भाषा की अखड़ता, नाच गान, स्वच्छ वातावरण, कुल्हाड़ी, धनुष बाण आदि माटी के रंग की ओर संकेत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भाषा का झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय यह है, झारखंड के लोगों की अपनी बोली, उनकी अपनी जीवन शैली, वहाँ के लोग अपनी मूल भाषा को ही समझते और बोलते हैं। कवयित्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी मूल भाषा को कभी न भूलें।
दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर बल क्यों दिया जाता है? दिल के भोलेपन का तात्पर्य है सरल सहज स्वभाव और अक्खड़पन के भाव में निहित है अपने निश्चय पर दृढ़ रहना और जुझारूपन से संघर्ष करना। ये सभी बातें आदिवासी समाज के लोगों की विशेष पहचान है। जो लोग भोले होते हैं उनको बहलाना कोई कठिन काम नहीं है। इसलिए भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन का भी होना जरूरी है, अर्थात अपनी बात पर टिके रहना और अपने कार्य के प्रति जुझारू होना। कवयित्री चाहती है कि ये सभी बातें संथाल के लोगों में होनी चाहिए और इन्हें बचाए रखने का प्रयास भी करना चाहिए। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? देखिए, एक शब्द आया था हंडिया, अर्थात नशे की प्रवृत्ति। नंगी होने से शब्द आया था, अर्थात यहाँ पर बाहरी संस्कृति का प्रभाव, इसका भी जिक्र हुआ है। समाज में जो है संथाली समाज में शिक्षा की कमी है, इसका भी प्रभाव, इसका भी जो है उल्लेख हुआ है। उनके जीवन पर शहरी जीवन का प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण वे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उनके जीवन में उत्साह की कमी झलकती है। शराब का जिक्र मैंने अभी किया ही, और अस्त्र शस्त्र अपने वे त्याग रहे हैं, इसका भी जिक्र किया गया है। उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता जा रहा है, उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ती जा रही है। पांचवा प्रश्न देखिए, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, इससे क्या आशय है? तो कवित्री ने इस अविश्वास भरे युग में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, इससे यह स्पष्ट किया है कि इस संथाली समाज पर शहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण उत्पन्न अविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, ठंडापन, अमर्यादा में रहना आदि प्रभावों के बावजूद अभी भी बहुत कुछ बचा है। उनकी संस्कृति, भाषा संबंधी पर्यावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी शहरी सभ्यता ने इस आदिवासी समाज में अपने पूरे पांव नहीं पसारे हैं, अतः समय रहते यहाँ के मूल तत्वों को बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य उद्घाटित कीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। तो इसका जो है काव्य सौंदर्य होगा कि दिनचर्या में आई निरस्ता को दूर करने के लिए गर्माहट शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। यह काव्य पंक्ति छंद मुक्त है। गर्माहट उमंग और उत्साह का प्रतीक है। काव्यांश में शांत रस विद्यमान है। भाषा अत्यंत सरल और सहज है। दूसरा है थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इन पंक्तियों में प्रेरणा जो है मिल रही है, अर्थात ये पंक्तियां प्रेरणादायक हैं। इनमें कवियत्री लोगों से उम्मीद और विश्वास को बनाए रखने की अपील कर रही है। थोड़ा सा, थोड़ी सी और थोड़े से, तीनों शब्दों के प्रयोग से कविता में अभिव्यक्ति अच्छी बन पड़ी है। आरोह अवरोह उत्पन्न होने से कविता अच्छी हो गई है। इसमें अच्छे भविष्य के लिए सभी को मिलकर चलने की प्रेरणा दी गई है। उम्मीद उर्दू शब्द है, विश्वास संस्कृत शब्द है, सपने तद्भव शब्द है, और इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। काव्य पंक्ति में प्रयुक्त भाषा सहज और सुबोध है। सातवां प्रश्न देखिए, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? आदिवासी बस्तियों पर शहर के परिवेश का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। शहर की असभ्यता, अनुशासनहीनता, चकाचौंध व प्रदूषित पर्यावरण से बस्तियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। आदिवासी बस्तियां सांस्कृतिक प्रदूषण से भी नहीं बच पाएंगी। कवित्री चाहती हैं कि बस्तियों का पर्यावरण शहर के पर्यावरण के कारण खराब नहीं हो, इसलिए उसे बचाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो यह रहा आपका पाठ, आओ मिलकर बचाएं, और इसके प्रश्नोत्तर, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिख लें। इसी के साथ धन्यवाद।